नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। कल पटना में करीब 17 अलग अलग पार्टियों के नेता एकजुट हुए। उसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री थे। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी थी, सोरेन थे झारखंड से, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। ऐसे इतने सारे लोग वहाँ पर, और कई पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, जिसमें अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और इन्होंने साथ में आकर कहा कि लालू प्रसाद यादव थे, नीतीश कुमार थे, इन्होंने सब ने यहाँ पर एक साथ आकर कहा कि बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, वो लोकतंत्र को नहीं मानती है, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रही है, और ईडी और सीआईडी के नाम पर वो विपक्ष को दबा रही है और पूरी सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहती है। तो ऐसे पूरे माहौल में ये भी मुद्दा लिया गया कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसकी बात नहीं करती है, आर्थिक नीति जो है सरकार की वो ठीक नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये सारे विपक्षी पार्टियां वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष नहीं है, क्योंकि हम तो सत्ता में भी हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह का रवैया अपनाई है कि वो राज्य सरकारों को उनका काम ही नहीं करने दे रही है। तो ऐसे माहौल में ये सारी पार्टियां एक साथ आई थी। ये सभी पार्टियों का अपने अपने राज्य में बहुत ही प्रभाव है। यहाँ पर इकट्ठा आने के बाद इन्होंने ये प्रण लिया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये सब मिलकर लड़ेंगी और ये कोशिश करेंगी कि बीजेपी के सामने विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार रहे। और ये भी रखा गया सभी पार्टियों को त्याग करना पड़ेगा, सभी पार्टियों को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा और ये एक बड़ा अलायंस बनाना पड़ेगा। अब अलायंस का नाम क्या होगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, ये सारे डिटेल आगे वाली मीटिंगों में होने वाले हैं, जो कि 10 या 12 तारीख को, 10 या 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रखी गई है। इस तरह का पूरा माहौल था। इस मीटिंग के पहले और मीटिंग के दौरान बीजेपी ने बहुत सारे तंज कसे। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा ने यहाँ ये कह दिया कि ये सारी पार्टियाँ 1977 में एमरजेंसी के ख़िलाफ़ इन्होंने कांग्रेस के ख़िलाफ़ काम किया था, कांग्रेस को हटाने के लिए काम किया था। आज ये कांग्रेस के साथ मिलकर कैसे काम कर रही हैं। तो उसका जवाब कई लोगों ने दिया है। उनका कहना है कि 1975 से 77 में कांग्रेस की एमरजेंसी थी और उस एमरजेंसी से लड़ने के लिए सारी पार्टियों ने इकट्ठा आकर, जिसमें जनसंघ भी था जो कि आज बीजेपी है, ये सारे पार्टियां इकट्ठा आकर उन्होंने उस समय की तानाशाही, उस समय की इमरजेंसी के ख़िलाफ़ एकत्र आए थे और उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था और कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा कि वो इमरजेंसी वापस ले और विपक्ष ने सरकार बनाई थी। इस समय भी पूरे देश में जो चल रहा है वो इमरजेंसी से कम नहीं है। उस वक़्त तो घोषित इमरजेंसी थी, जो संविधान के अनुसार आर्टिकल है उनका उपयोग करके इमरजेंसी लाई गई थी, लेकिन आज जो इमरजेंसी लगाई गई है वो संविधान के दायरे से बाहर है। संविधान में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, मीडिया है, अलग अलग सीआईडी, सीबीआई है, अलग अलग संस्थाएं हैं जिसको अपनी कठपुतली बना दिया गया है। चुनाव आयोग भी है जिसको अपनी कठपुतली बना दिया गया है और सरकार उसको अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ विपक्ष के लोगों पर को अंदर किया जा रहा है, उनके ऊपर सीबीआई लगाई जा रही है, लेकिन जो सत्ताधारी है वो कितने भी करप्शन करें उन पर कोई आंच नहीं आती है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो भी विपक्ष का नेता है वो अगर सत्ताधारी से हाथ मिला लेता है तो फिर उसके सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, उसके केस ख़त्म हो जाते हैं। असम के हेमंत विश्वकर्मा
जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, कांग्रेस में थे, वे जैसे ही बीजेपी में चले गए उनके सारे आरोप ख़त्म हो गए और उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसे पूरे देश में कई उदाहरण हैं और हर सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। स्टैलिन को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ममता बनर्जी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, फिर महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उसको परेशान किया जा रहा था। तो हर राज्य में, झारखंड में भी वहाँ की सरकार को परेशान करने की कोशिश की गई और उनका फंड ठीक से दिया नहीं जा रहा है। दिल्ली में भी दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोशिश की गई। पंजाब सरकार को उसका असेंबली सेशन नहीं लेने दिया गया। ऐसे सारे मुद्दों पर जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से एक व्यक्ति केंद्रित पूरा राज चल रहा है, कैबिनेट भी जो भी डिसीजन होता है वो सिर्फ 2 व्यक्ति उसका फैसला लेते हैं, बाकी सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, किसी कैबिनेट की मीटिंग में किसी से सहमति नहीं ली जाती है। ऐसे माहौल में केंद्र के खिलाफ एकजुट आकर सब ने साथ में काम करना चाहिए, ये निर्णय हुआ। अभी इस वक्त बीजेपी की हालत बहुत ही ख़राब है। कर्नाटक में बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई, मध्य प्रदेश में उसकी हालत ख़राब है, राजस्थान में उसके पास कोई नेता नहीं है, झारखंड में उसके पास कोई नेता नहीं है, बिहार में कोई उसके पास नेता नहीं है। तो कोई भी राज्यों में जितने भी नेता थे उनको ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ एक केंद्र में 1 या 2 नेता हैं और जो भी चुनाव लड़ना है तो वो प्रधानमंत्री आ जाते हैं। नगर पालिका के चुनाव हो तो भी प्रधानमंत्री का चेहरा, राज्यों के भी चुनाव हो तो प्रधानमंत्री का चेहरा और केंद्र में तो प्रधानमंत्री का चेहरा रहता ही है। तो हर चीज़ प्रधानमंत्री के एक व्यक्ति के नाम पर चलाया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जब नफ़रत की बातें होती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और प्रधानमंत्री विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर लोकतंत्र की बात करते हैं और यहाँ पर लोकतंत्र का कोई लेना देना नहीं होता है। अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बयान दिया है कि ओबामा ने जो टिप्पणी की कि यहाँ पर मुसलमानों की सुरक्षा नहीं है भारत में, तो उस पर हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि यहाँ पर ओबामा, मोहम्मद जैसे लोग भारत में बहुत हैं, उनसे हम पहले उनसे निपट लेते हैं और फिर ओबामा से निपटेंगे। तो इस तरह से जो है कि वहाँ पर ओबामा जो था पूर्व राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसने कोई बयान दिया तो इस तरह से। तो एक तरफ जब प्रधानमंत्री से वहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, हम सबको बराबरी से का ट्रीटमेंट देते हैं, सबके साथ बराबरी पे है, हम कोई किसी धर्म, जाति या भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं। और उसी के बाद दूसरे दिन बयान आ गया हेमंत बिश्व शर्मा का, जो कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बीजेपी के एक मुख्यमंत्री हैं, और वो कहते हैं कि ओबामा और मोहम्मद जैसे लोग हमारे यहाँ पर बहुत हैं, हम उनको ठीक करते हैं। तो यानी कि इस तरह से बोलने की आज़ादी और इस तरह से धमकी देने का, एक तो मिनिस्टर बैठा है जो खुलेआम जो कहता था कि गोली मारो सालों को, और वो किस तरफ कहता था, वो साफ़ है कि मुस्लिम और हिंदू फैलाकर एक मुसलमानों को यहाँ पर डरा कर रखना चाहते हैं। तो ऐसे जो हालात हैं उसमें मोदी की सत्ता आगे भी रहेगी तो वो तो पूरा लोकतंत्र को और पूरे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही ख़त्म कर देंगे। और जो राज्यों के अधिकार हैं, हमारा देश ऐसा होता है कि केंद्र में तो केंद्र सरकार रहेगी, लेकिन हर एक राज्य का अपना महत्व होना चाहिए। उसके जो लोकल जो भी एस्पिरेशन है, लोकल जो उसकी की मांगे हैं, उसके पर ध्यान देने के लिए जो राज्य सरकारें हैं वो ठीक से काम करनी चाहिए, उनको पूरा अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन राज्यों के अधिकार पूरी तरह से छीने जा रहे हैं। दिल्ली के अधिकार छीन लिए गए, जम्मू कश्मीर को
को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसके 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। हर राज्य को परेशान करके उसके अधिकारों को राज्यपाल कोई काम करने नहीं देता है। महाराष्ट्र की सरकार थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने उसको गलत तरीके से, वहाँ पर राज्यपाल ने सरकार को गिराने के लिए मदद की। तो ये ऐसे सारे राज्य, जितने भी विपक्ष के राज्य हैं, वहाँ पर हर जगह पर राज्यपाल का उपयोग करके उस सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी उदाहरण कर्नाटक का, कर्नाटक की अभी नई सरकार आई, उसने ये वादा किया था कि वो 10 किलो चावल सभी गरीबों को, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको देगी। वो उसको लागू करने के लिए उसने FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उससे अनाज मांगा, उससे चावल मांगा। वो जो उसका रेट है 36 रुपया, वो देने के लिए राज्य सरकार तैयार हो गई। पहले उसको कहा गया कि हाँ हम चावल देते हैं, और बाद में केंद्र सरकार ने, FCI ने इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास चावल नहीं है, तुम कहीं से भी ले लो। तो ये जानबूझ के उस सरकार को परेशान करने के लिए उसकी जन उपयोगी योजना है उसको ख़राब करके को बदनाम करने की कोशिश। और दूसरी तरफ यही BJP वाले कर्नाटक में बोल रहे हैं, देखा तुम चावल तो केंद्र सरकार दे रहा नहीं है पैसे देने के बावजूद भी, और बोल रहे हैं कि आपने जो है अभी तक लागू नहीं की। लेकिन कर्नाटक सरकार ने बोला कि हम और कोई राज्य से खरीदेंगे या कोई भी अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन हम अन्य भाग्य योजना जो है वो लागू करेंगे और सभी को, गरीबों को 10 किलो अनाज देंगे। तो ऐसे हर सरकार को परेशान करने का काम ये कर रही है। लेकिन जिस तरह से सभी लोग इकट्ठा आए, ये सारे के सारे राजनेता बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता है, और इन्होंने प्रण किया है कि वो सब एक साथ आकर लोकसभा में एक साथ सरकार का मुकाबला करेंगे और BJP को इस बार सत्ता से हटाएंगे। यही पटना की बैठक में हुआ है। कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे आम आदमी पार्टी को ऑर्डिनेंस पे पहले बात करनी थी, लेकिन उसको कहा गया है कि ऑर्डिनेंस का मुद्दा वो लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। संसद के सत्र के पहले विपक्ष एक साथ बैठकर एक साथ रणनीति बनाती है, उस वक्त वो रणनीति बना ली जाएगी। इसको पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसको पब्लिक में लेके जाना ये ठीक नहीं है। ऐसी समझ आम आदमी पार्टी को मीटिंग में दी गई है, ऐसा सूचना मिल रही है। तो ये अभी वो 10 या 12 तारीख को सभी विपक्षी पार्टियां शिमला में मिल रही हैं। हमारा यही मकसद है कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हमारा यही मकसद है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, वो जो सरकार की गलतियों को बताए और सरकार की कमियों को उजागर करे, तो तभी लोकतंत्र चल सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई कमेंट होंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखते रहिए जनता का आईना।